गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर द सॉलिड स्टेट 12th क्लास का। चलिए हम इसको सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट के बारे में आप थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं। आपको पता है व्हाट इज मैटर। मैटर कोई भी वस्तु जिसका मास और वॉल्यूम होता है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। मैटर को फिर हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं दो बेसिस पे, फिजिकल बेसिस और केमिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस का मतलब होता है कि हम 5 जो सेंसेस होते हैं, चाहे हम देख कर, छू कर, ठीक है, तो उसका पता लगाते हैं, उसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो उस आधार पे मैटर जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। मैटर कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम लास्ट ईयर यानी +1 क्लास में लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ चुकी हैं। इस साल हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? सॉलिड्स के बारे में। तो सबसे पहले आइए सॉलिड क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच हैव कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? फिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, यानी उसका फिक्स शेप होना चाहिए और फिक्स क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए। जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे ये एक बॉटल है, इसका एक फिक्स वॉल्यूम है, इसकी शेप भी क्या है? फिक्स है, तो ये क्या होगी? सॉलिड होगी। इसलिए कोई भी चीज ले लेते हैं हम, जैसे ये चौक है, इसकी एक फिक्स बाउंड्री है, ठीक है, आपकी बुक है, उसकी एक फिक्स बाउंड्री है, तो ये चीजें सॉलिड में आती हैं। दीवारें हैं, ईंटें हैं, पत्थर है, ये क्या है? सॉलिड है। उसके बाद हार्ड एंड रिजिड। देखिए हार्ड होते हैं, जैसे बोर्ड है, ये भी सॉलिड है, बहुत हार्ड है और रिजिड है, इसलिए क्या है? सॉलिड है। हाई डेंसिटी, आपने देखा होगा कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं वो हम पानी में डाल देते हैं तो डूब जाती है। इसका मतलब पानी से उनकी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन सभी के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है? हाई डेंसिटी इनकी होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटेस्ट एंड डिस्टेंस मिनिमम। देखिए ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, कोई भी सॉलिड किसी एक ही चीज से नहीं बना होता, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम इस सॉलिड को, ये जो सॉलिड है, इसको हम क्या करें? अगर जूम करके देखते हैं, बहुत ज्यादा जूम कर देते हैं, तो हमें जो पार्टिकल्स हैं वो इस टाइप से दिखाई देंगे। और ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड रहते हैं, बहुत एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या बोलते हैं इनको? इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस इनके बीच में बहुत कम होता है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? इनमें सबसे ज्यादा होती हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आर फिक्स्ड एट साइड। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव नहीं कर सकते कहीं पे भी, ये सिर्फ अगर इनको हिट करेंगे तो ये ऑसिलेट कर सकते हैं। एक पार्टिकल यहाँ है तो ये यहाँ नहीं जा सकता, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये 5 हमने क्या पढ़ा? सॉलिड्स की, सॉलिड के बारे में पढ़ा, यानी सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। अब बात ये अराइज होती है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट क्यों करती हैं? क्या रीजन है उनका सॉलिड्स के रूप में एग्जिस्ट करने का? देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो थर्मल एनर्जी है और दूसरा क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या बताया मैंने? 2 रीजंस हैं। एक तो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा क्या है? थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं? जो इन पार्टिकल्स को बांधे रखती हैं, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड रखती हैं, ऐसे एक दूसरे के नजदीक रखती हैं, वो होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत ज्यादा होती है। दूसरी होती है इनकी थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है? इनकी लेस होती है, ठीक है। थर्मल एनर्जी अगर क्या करती है? इंक्रीज करती है, तो जो सब्सटेंसेस हैं वो सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और ये जो सॉलिड सब्सटेंस है किस में चेंज हो जाएगी? यानी जो एनर्जी हमने इसको सप्लाई की, यानी जो थर्मल एनर्जी हमने इसको सप्लाई की, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगी? ओवरकम कर देगी। और उसको ओवरकम करने की वजह से ये जो अट्रैक्शन जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, जिससे जो सॉलिड सब्सटेंस है वो जनरली क्या हो जाते हैं?
मेल्ट हो जाते हैं, जनरली क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो ये इसका रीजन रहा। अब जो सॉलिड होते हैं वो जनरली कितने टाइप के होते हैं? देखिए हमने दो प्रकार के सॉलिड हम डेली लाइफ में देखते हैं। पहले टाइप का जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, कौन से टाइप का? क्रिस्टलाइन टाइप के सॉलिड हम देखते हैं। दूसरे क्या होते हैं? अमोर्फस होते हैं। क्रिस्टलाइन और अमोर्फस आपने भी देखे हैं। क्रिस्टलाइन के एग्जांपल्स आपने घर में चीनी देखी होगी। चीनी के सभी जो दाने होते हैं उनकी शेप एक जैसी होती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि उनका आकार जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन शेप जो होती है उनकी, चाहे छोटा दाना हो चाहे काफी बड़ा हो, उनका जो शेप होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। तो वो क्या है? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। घर में इस्तेमाल होने वाला जो रॉक साल्ट है, टेबल साल्ट भी जिसको कहती है, सोडियम क्लोराइड NaCl जो है, दैट इज आल्सो ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, वो भी एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। ठीक है, मिश्री देखी आपने अपने घर में, वो भी क्या है? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। और अमोर्फस सब्सटेंसेस क्या होती है? अमोर्फस सब्सटेंस वो होती हैं जिनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, जिनकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे शक्कर देखी आपने, तो उसके सभी जो दाने होते हैं उनकी शेप एक जैसी की होती है, दैट इज अमोर्फस। इसके अलावा आपने ब्रेड देखी है, ठीक है, तो ब्रेड भी क्या होती है? अमोर्फस होती है। यानी बहुत सारी खाने पीने की जो चीजें होती है वो अमोर्फस होती हैं। रबड़ है, अमोर्फस है। ग्लास है, वो भी क्या है? अमोर्फस है। वुड है, वो भी क्या है? अमोर्फस है। ठीक है, तो ये अमोर्फस और क्रिस्टलाइन। तो चलिए हम इनके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से डिफरेंट है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस होती हैं, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इनमें पार्टिकल्स का क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है। पार्टिकल्स का क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है इन 3D। 3D का मतलब समझ रहे होंगे ना, 3D का मतलब है 3 डायमेंशन पैटर्न में ये रेगुलरली अरेंजमेंट होते हैं। इनमें डू नॉट हैव रेगुलर, डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? These give clean cleavage, these give clean cleavage। क्लीन क्लीवेज का मतलब क्या होता है बच्चों? जब हम इनको काटते हैं चाकू से तो वो क्लीन क्लीवेज बिल्कुल स्मूथली कटते हैं। जैसे मान लीजिए ये है और इसको हम चाकू से काटे और इसका फेस मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल क्लीन, ऐसे क्लीन कट होगा इसमें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं these gives clean cleavage। तो ये क्लीन क्लीवेज देते हैं। और these do not give clean cleavage, these do not give clean cleavage। ये क्लीन क्लीवेज नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक पेंसिल को तोड़े या एक चौक को तोड़े, तो चौक के जो दोनों सिरे होंगे, ये देखिए, ये जो सिरा इसका आप देख रहे हो चौक का, ये बिल्कुल क्लीन नहीं है। ठीक है, ये ऊबड़ खाबड़ लग रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक अमोर्फस सब्सटेंस है। क्या है ये? एक अमोर्फस सब्सटेंस। लेकिन एक क्रिस्टल को अगर हम तोड़ते हैं तो उसकी जो प्लेन साइड आपको मिलेगी तो वो क्या होगा? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तीसरा पॉइंट क्या है? These have इनके MP मेल्टिंग पॉइंट, these have मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड, या हम यूं कह सकते हैं these have फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। मैंने शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिख दिया, these MP फिक्स्ड। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, वो अगर 70 डिग्री के ऊपर पिघलती है, 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो 70 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलेगी। ठीक है, वो 69 पे भी नहीं पिघलेगी, यानी वो कितने पे? वो 70 पे पिघलेगी। या फिर ऐसा भी नहीं है कि हमें उसको 71 या 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते रहे तब जाके पिघले ना, वो 70 का मतलब क्या है कि 70 के ऊपर भी वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। तो जो क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं और अमोर्फस के फिक्स नहीं होते। ठीक है, डू नॉट हैव फिक्स MP मेल्टिंग पॉइंट। MP का मतलब क्या है यहाँ पे? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं
वो एक रेंज में होते हैं। मान लो कोई सब्सटेंस 70 पे पिघलनी है तो वो 60 से और 80 के बीच में भी पिघल सकती है, तो ये एक रेंज होगी 20 डिग्री सेल्सियस की। तो ऐसे भी हो सकता है, मान लो 65 से और 85 के बीच में क्या हूँ, मेल्ट हूँ, या 85 से 75 के बीच में भी मेल्ट हूँ, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते, वो एक रेंज में होते हैं। किसमें होते हैं, वो एक रेंज में होते हैं। फोर्थ पॉइंट हम इसका देखते हैं, क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। एनिसोट्रॉपिक, ये नया वर्ड आया है आपके लिए, एनिसोट्रॉपिक, और ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। दोनों वर्ड्स को मैं समझाती हूँ आपको। आइसोट्रॉपिक, देखिए एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। आइसोट्रॉपिक समझ लेते हैं पहले हम। 3-4 प्रॉपर्टीज, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लस 1 में भी आपने पढ़ा होगा और लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, थोड़ा सा याद दिलाते हैं। देखो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, पता हो गया। आगे ध्यान में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सभी डायरेक्शंस में अगर एक जैसी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हमें आइसोट्रॉपिक कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कहते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ मैं। द सब्सटेंसेस इन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द सब्सटेंसेस इन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल conductivity and electrical conductivity are same in all direction, that is known as isotropic substances, that is known as आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। उनको हम क्या कहेंगे, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कहेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल एमोर्फस जो चीजें होती है वो आइसोट्रॉपिक होती हैं। और एनिसोट्रॉपिक क्या होंगी, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सभी डायरेक्शन में एक जैसी नहीं होती, उनको हम क्या कहेंगे, एनिसोट्रॉपिक कहेंगे। तो क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं और वो क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट पढ़ लेते हैं हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोथ। शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दोनों के दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये भी आपके लिए एक नई बात आई है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होते हैं। जबकि अमोर्फस जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें केवल और केवल क्या पाए जाते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से आप एक बार ले लीजिए, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ आपको शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, वो अगर रेगुलरली क्या होते हैं, किसी कहीं पे भी अगर हम देखें उनको और वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में हो, कहीं पे भी कितनी भी दूरी पे, जैसे ये इस तरह से प्रेजेंट हो, देखिए सॉरी अगर किसी भी क्रिस्टल को कहीं से भी काटा जाए, उसमें जो अरेंजमेंट है यानी जो एंगल्स हैं उनके, वो बिल्कुल डिट्टो एक जैसे रहें, उन पार्टिकल्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बिल्कुल एक जैसी रहे। जैसे ये पार्टिकल्स हैं जिनसे ये सॉलिड बने हुए हैं, ठीक है। ये इस तरह से दिखा दिया समझाने के लिए आपको, शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है सभी डायरेक्शन में जो हैं बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से लगभग बिल्कुल बराबर दूरी पे है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये तो हो जाएगा जैसे एक पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट है, इसको तो बोलेंगे हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और सेम इसी टाइप के अरेंजमेंट पूरे के पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन अमोर्फस सब्सटेंसेस में क्या होता है, मान लो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, एक कंस्टिट्यूएंट, दूसरा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स था किसी भी डायरेक्शन में वो है, वो ऐसे न होके और इस टाइप से ये ऐसे हो जाता है मान लो, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप शायद। और अगला मान लो यहाँ पे होना चाहिए था, ऐसे ही रेगुलर होना चाहिए था, लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से प्रेजेंट है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से प्रेजेंट है। तो इसके अंदर क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर तो है लेकिन लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बारे में कहेंगे। तो ये आपने अभी सीखा क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है।
क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं भाई, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ट्रू। और जो अमोर्फस जो सब्सटेंसेस होती हैं वो सूडो सॉलिड होते हैं, पी साइलेंट है इसमें, सूडो सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ये सूडो सॉलिड्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल, सूडो सॉलिड का एग्जांपल एक ग्लास है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि जो ग्लास है उसको सूडो सॉलिड क्यों कहा जाता है, या फिर एक इस टाइप का क्वेश्चन भी है कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स है उनकी जो ग्लास है वो नीचे से मोटे हो जाते हैं ऐसे यूं। अगर हम किसी ये खिड़की है, देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, तो जब हम इसको छू के देखेंगे ऐसे यूं करके, तो ये हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि वो थोड़ा सा नीचे से मोटा है, ऊपर से क्या हो गया है, ये पतला हो गया है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लास होते हैं वो सूडो सॉलिड्स होते हैं, और ये सुपर कोल्ड लिक्विड भी इनको कहा जाता है, ये बह के नीचे आ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर हर बार इंक्रीज होता है, गर्मियाँ बहुत गर्मियों के सीजन आते हैं, तो जब धूप होती है या गर्मी होती है